बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DAE प्रिंटिंग एंड ग्राफिक आर्ट्स टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH। सब्जेक्ट है हमारा अप्लाइड फिज़िक्स। कोड है इसका PHY 143। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, और आज हमने चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, और चैप्टर नंबर 3 फ्रिक्शन का चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 3.1 है डिफाइन फ्रिक्शन, कि हमने फ्रिक्शन को डिफाइन करना है। तो इसका आंसर है व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन द सरफेस ऑफ द अदर बॉडी, अ फोर्स इज प्रोड्यूस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन विच ट्राइज टू स्टॉप द मोशन ऑफ द बॉडी, दिस इज़ नोन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कि जब भी हम किसी बॉडी को किसी दूसरी सरफेस के ऊपर रख के उसको मूव करते हैं, तो एक फ़ोर्स ख़ुद ब खुद पैदा होती है जो उस हरकत की मुखालफत करती है, उसको अपोज़ करती है और उस हरकत को रोकने की कोशिश करती है। हम उस फोर्स को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, या इसको हम यूँ डिफ़ाइन करेंगे, फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स दैट अपोजेज रिलेटिव मोशन बिटवीन सर्फेसेस इन कंटैक्ट। कि अगर दो सर्फेसेस हों, इन कंटैक्ट हों और उनके दरमियान रिलेटिव मोशन पाई जा रही हो, यानी एक सरफेस दूसरी सरफेस के ऊपर मूव कर रही हो, तो उसकी जो मुखालफत करती है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहलाती है। तो फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स दैट अपोजेज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सर्फेसेस इन कंटैक्ट। तो ये हमने उसको डिफ़ाइन कर लिया। अब इसी को हम उर्दू में देखते हैं। उर्दू में हम इसको यूँ डिफ़ाइन करेंगे कि जब कोई जिस्म किसी दूसरे जिस्म के ऊपर हरकत करता है, तो एक फ़ोर्स पैदा होती है जो कि हरकत की मुखालिफ समत में होती है, और वो जिस्म की हरकत को रोकने की कोशिश करती है। इस फ़ोर्स को फ्रिक्शन कहते हैं। या फिर हम इसको यूँ डिफ़ाइन करेंगे, फ्रिक्शन ऐसी फ़ोर्स है जो दो सतहें एक दूसरे के साथ कंटेक्ट में हों और उनके दरमियान रिलेटिव मोशन हो, उस मोशन की मुखालफत करती है। तो उर्दू में हमने इसको डिफ़ाइन कर लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3.2 है डिफ़ाइन एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हमने डिफ़ाइन करना है, क्या होता है। ये पहले डायग्राम से इसको हम वाज़े कर लें, फिर हम इसकी डेफिनेशन देख लेंगे। कि ये एक प्लेन सरफेस है, उसके ऊपर ये एक बॉडी पड़ी हुई है। इस बॉडी के ऊपर हम ये फोर्स लगा रहे हैं इसको खींचने के लिए, उसको हमने P से रिप्रेजेंट किया। इस फोर्स की मुखालफत में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो एक्ट करेगी, जो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो ये हमने इस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ज़ाहिर कर दिया, और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है इसको हम FS लिखते हैं। अब ये बॉडी का वेट जो है ये डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और बॉडी के वेट के अगेंस्ट अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा, जिसको हम RN लिखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गई इस डायरेक्शन में, और ये इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन हो गया। अगर हम इस नॉर्मल रिएक्शन और इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का रिजल्टेंट निकालें, तो उसके लिए हमें हेड टू टेल रूल अप्लाई करना पड़ेगा। यानी इस फोर्स को उठा के अगर हम यहाँ पे ड्रा कर लें यूँ, तो ये फोर्स प्लस ये RN ये वाला, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है ये फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक ये रिजल्टेंट बनेगा इनका। इसको रिजल्टेंट को हमने R कह लिया। अब ये रिजल्टेंट किसका है? ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट है। ये रिजल्टेंट जो है ये नॉर्मल रिएक्शन RN के साथ जो एंगल बना रहा है वो ये एंगल है, ये इसको हमने फाई लिखा। तो ये एंगल फाई जो है इसको हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। अब इसको हम डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन इसकी कैसे करेंगे? द एंगल ऑफ रिजल्टेंट R, ये रिजल्टेंट R ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन FS एंड नॉर्मल रिएक्शन RN, यानी किसका रिजल्टेंट ये R है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन FS और RN का, विद नॉर्मल रिएक्शन, यानी इसका जो नॉर्मल रिएक्शन के साथ एंगल होगा RN के साथ, इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इट इज़ डिनोटेड बाई एंगल फाई। एक दफ़ा फिर इसको देखें। द एंगल ऑफ रिजल्टेंट R of force of friction FS and normal reaction RN with normal reaction RN, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन FS और RN का जो रिजल्टेंट है
उसका जो एंगल बनता है किसके साथ, आर एन के साथ, इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और इसको फाई से डिनोट किया जाता है। तो ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। अब इसी को उर्दू में देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो डायग्राम तो वही बनेगी, और डायग्राम से आपको एक्सप्लेन भी कर दिया मैंने। अब सिर्फ उर्दू वाली डेफिनेशन देखते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ एस और नॉर्मल रिएक्शन आर एन के रिजल्टेंट, यानी इन दोनों के रिजल्टेंट, रिजल्टेंट को हमने क्या कहा, आर, रिजल्टेंट आर का नॉर्मल रिएक्शन आर एन के साथ बनने वाला एंगल, यानी एफ एस और आर एन का जो रिजल्टेंट बनेगा आर, उसका आर एन के साथ जो जाविया बनेगा उसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। इसको फाई से ज़ाहिर किया जाता है, यानी एफ एस और आर एन, इन दोनों का रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट आर एन के साथ जो एंगल बना रहा है फाई, इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये हमने इसको डिफाइन कर लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है डिफाइन लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है। जब हम किसी बॉडी को किसी सरफेस के ऊपर रख के उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं उसको मूव करने के लिए, तो जो फोर्स उसको अपोज करती है हम उसको कहते हैं ये फ्रिक्शन की फोर्स है। जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाते हैं वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ती जाती है और बॉडी साकन हालत में रहती है। और एक वक्त ऐसा आ जाता है कि जब हम फोर्स ज़रा सी बढ़ाते हैं तो फिर वो बॉडी मूव कर जाती है। तो बॉडी के मूव करने से पहले, जस्ट पहले, जो मैक्सिमम फोर्स होती है फ्रिक्शन की जो अप्लाई हो रही होती है उसके ऊपर, उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। जब बॉडी मूव कर जाती है तो फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो उस लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ी कम हो जाती है। तो हम इसको डिफाइन यूँ करेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन को, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जस्ट बिफोर स्लाइडिंग ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है फ्रिक्शन की वो कब होती है, बॉडी के स्लाइड होने से ज़रा पहले। तो उस वक्त जो वैल्यू मैक्सिमम होगी फ्रिक्शन की उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि बॉडी साकन हालत में होती है तो साकन हालत में जो फ्रिक्शन होती है वो स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाती है। तो इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी। उर्दू में देखते हैं इसको। बॉडी के स्लाइड होने से ज़रा पहले फ्रिक्शन की इंतहाई मिकदार को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। बॉडी के स्लाइड होने से ज़रा पहले, यानी जब वो स्लाइड हो जाएगी, स्लाइड होने से पहले जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी फ्रिक्शन की उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ये स्टैटिक फ्रिक्शन की इंतहाई मिकदार होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 3.4 डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है इसको डिफाइन करना है हमने। तो इट इज़ द रेशो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कौन सी होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है। इट इज़ द रेशो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एस टू द नॉर्मल रिएक्शन आर। इट इज़ डिनोटेड बाई म्यू। इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोएफिशिएंट फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू एफ एस ओवर आर होता है। यानी ये एफ एस और आर के दरमियान रेशो जो होती है उसको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं और उसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ द रेशो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन एफ एस टू द नॉर्मल रिएक्शन आर। इट इज़ डिनोटेड बाई म्यू। इसको म्यू से डिनोट करते हैं और म्यू इज इक्वल टू एफ एस ओवर आर बनेगा। उर्दू में इसको यूँ लिखेंगे, फ्रिक्शन की इंतहाई मिकदार यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एस और नॉर्मल रिएक्शन आर के दरमियान निस्बत को कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। इसको म्यू से ज़ाहिर किया जाता है। फ्रिक्शन की इंतहाई मिकदार यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एस और नॉर्मल रिएक्शन जो कि वेट के बराबर होता है, वेट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में, आर से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, उसके दरमियान निस्बत को कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। इसको म्यू से ज़ाहिर किया जाता है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू एफ एस ओवर आर होता है। क्वेश्चन नंबर 3.5 राइट रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू होता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, फाई होता है। और हमें ये कहा गया कि इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन होता है वो लिखें कि यानी इनका आपस में ताल्लुक क्या बनता है।
तो यहाँ से आप देखें, पहले डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये एक बॉडी है जो कि एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर पड़ी हुई है, और ये बॉडी जो है इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। इस वेट के दो कंपोनेंट बन गए, एक कंपोनेंट ये बन गया W कॉज अल्फ़ा, क्योंकि ये एंगल अल्फ़ा है, ये एंगल भी अल्फ़ा होगा, और ये बन गया W साइन अल्फ़ा। जब ये वेट का ये कंपोनेंट जो है इसने बॉडी को डाउनवर्ड लेके आना है। जब ये बॉडी को डाउनवर्ड लेके आएगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है फिर इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, अपवर्ड। यानी जब बॉडी की मोशन इस तरफ को होगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसकी मुखालफत करेगी, यानी इस तरफ को होगी। तो ये Fs जो है ये W साइन अल्फ़ा के बराबर होगा, और नॉर्मल रिएक्शन जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर यानी यूं लगना है। तो इस नॉर्मल रिएक्शन को अगर हम Rn से रिप्रेजेंट करें तो ये यहाँ से यूं बनेगा, और ये W कॉज अल्फ़ा के अपोजिट होगा यूं, और उसके बराबर होगा। तो इस तरह से हमारे पास ये Rn जो है वो W कॉज अल्फ़ा के बराबर आ गया, और ये Fs जो है वो W साइन अल्फ़ा के बराबर आ गया। अगर हम यहाँ से Fs और Rn का रिजल्टेंट निकालें तो Fs को उठा के हमने यहाँ पे ड्रा कर लिया यूं, तो ये फोर्स और ये फोर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ से फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक ये रिजल्टेंट बनेगा R। अब ये रिजल्टेंट R जो है, जो Rn के साथ यानी नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बना रहा होता है उसको हम कहते हैं ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, तो ये फाई हमने उसको कह दिया। अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये एक ट्रायंगल बन रही है, ये वाली, ये इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये एंगल फाई है। तो परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, tan फाई। तो इसका मतलब Fs ओवर Rn बराबर होगा tan फाई के। तो Fs ओवर Rn क्या होता है, ये तो म्यू होता है। तो इसका मतलब ये कि tan फाई बराबर म्यू के होगा। तो यही दोनों का रिलेशनशिप होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का और म्यू का। तो ये हम इसको अब लफ्ज़ों में लिख लेते हैं, आपने फिगर से उसको समझ लिया। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज़ इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू जो है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के टेंजेंट के बराबर होता है, यानी tan फाई के बराबर होता है। तो म्यू इज़ इक्वल टू tan फाई, ये हमारे पास रिलेशनशिप आ गया। और फिगर से हमें पता चल रहा है कि tan फाई जो है वो Fs ओवर Rn है, और Fs ओवर Rn जो है वो म्यू होता है। तो इसलिए म्यू इज़ इक्वल टू tan फाई, ये रिलेशनशिप बन गया। इसी को उर्दू में देख लेते हैं। फिगर तो आपने समझ ली है, इसको अब दोबारा से समझने की ज़रूरत नहीं है, तो हम सिर्फ इसको लिखना कैसे है वो देख लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी म्यू, एंगल ऑफ फ्रिक्शन यानी फाई के टेंजेंट के बराबर होता है, यानी म्यू इज़ इक्वल टू tan फाई। ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, ये उसका टेंजेंट है, तो म्यू जो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन के टेंजेंट के बराबर होता है। कोएफिशिएंट, और ये हमने रिलेशनशिप लिख दिया, हमने रिलेशन ही बताना था कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ फ्रिक्शन के टेंजेंट के बराबर होता है, यानी म्यू इज इक्वल टू tan फाई होता है। और फिगर से हमें पता है कि tan फाई इज इक्वल टू Fs ओवर Rn बन रहा है, और Fs ओवर Rn जो है वो म्यू बन रहा है। तो अगर आप ये तफसील से लिखना चाहें शॉर्ट क्वेश्चन में तो लिख सकते हैं, डायग्राम बना के समझाना चाहें तो समझा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं आप इतना कर सकते तो सिर्फ ये डेफिनेशन इतनी लिख देंगे तो ये भी सफिशेंट हो जाएगी। यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ फ्रिक्शन के टेंजेंट के बराबर होता है, यानी म्यू इज इक्वल टू tan फाई होता है। क्वेश्चन नंबर 3.6, डिफाइन काइनेटिक फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये फ्रिक्शन की किस्में हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होती है और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है, उसकी हमने डेफिनेशन करनी है। तो जब कोई बॉडी एट रेस्ट होती है तो उस वक्त जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रही होती है उसको हम कहते हैं ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, और जब बॉडी मूव कर रही होती है, स्लाइड कर रही होती है, तो उस वक्त जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रही होती है हम उसको कहते हैं ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो इसको डिफाइन करेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन, द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाई अ बॉडी व्हेन इट इज़ इन मोशन, कि जब बॉडी मोशन में होती है तो उस वक्त जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है इज़ कॉल्ड डायनामिक और काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन को हम डिफाइन करेंगे, द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाई अ बॉडी व्हेन इट इज़ एट रेस्ट
इज़ कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, कि जब बॉडी एट रेस्ट होती है तो उस वक्त जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके ऊपर एक्ट कर रही होती है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। इसी को उर्दू में देख लेते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन को हम यूँ डिफाइन करेंगे कि जब कोई जिस्म हरकत में हो तो अमल करने वाली फ्रिक्शन को काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनामिक फ्रिक्शन कहते हैं। और स्टैटिक फ्रिक्शन को हम डिफाइन करेंगे कि जब कोई जिस्म साकन हालत में हो तो अमल करने वाली फ्रिक्शन को स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.7, डिफाइन एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज जो है उसको डिफाइन करना है। तो पहले हम डायग्राम से इसको समझ लेते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। कि ये एक बॉडी है जो कि एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर पड़ी हुई है, ये उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ये वाला अल्फ़ा एंगल है। अब ये हमारे पास वेट है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, ये एंगल भी अल्फ़ा होगा, एक कंपोनेंट ये बनेगा डब्ल्यू कॉस थीटा और एक एंगल ये होगा डब्ल्यू साइन अल्फ़ा। तो ये डब्ल्यू कॉस अल्फ़ा और ये डब्ल्यू साइन अल्फ़ा। नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से होगा यूँ। और जब बॉडी ये हम ढलान सरफेस जो है इसका अगर ये एंगल बढ़ाते चले जाएंगे तो इसके बढ़ाने से ये डब्ल्यू साइन अल्फ़ा बढ़ता चला जाएगा। तो जब ये बढ़ता चला जाएगा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जब ये स्लाइड करना शुरू हो जाएगा ये बॉडी जो है। तो जब ये बॉडी स्लाइड होने से जस्ट पहले इक्विलिब्रियम में हो इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से, यानी ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डब्ल्यू साइन अल्फ़ा के बराबर होगी। और जब ये बॉडी जो है स्लाइड होने से जस्ट पहले जब ये इक्विलिब्रियम में होगी तो उस वक्त जो ये वाला एंगल होगा ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जिस एंगल पे जाके बॉडी जो है वो जस्ट स्लाइड होने के करीब पहुंच जाए, यानी इसको ज़रा सा भी बढ़ाएंगे तो बॉडी स्लाइड कर जाएगी। तो वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है उसको हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं, यानी किस एंगल पे जाके बॉडी ने खुद ब खुद स्लाइड करना शुरू कर देना है। यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ये वाली फोर्स जो है ये बढ़ जाएगी तो ये बॉडी स्लाइड करेगी। तो उस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को हम एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। अब इसको देखते हैं लिखना कैसे हमने। इट इज़ द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, यानी ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ये मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा ऑफ अ प्लेन एट विच अ बॉडी रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ फ्रिक्शन, यानी इस फ्रिक्शन की फोर्स की वजह से ये बॉडी जो है ये इक्विलिब्रियम में हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जिस पे ये इक्विलिब्रियम में होगी उसको हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर बॉडी स्लाइड कर जाती है। तो इसको अल्फ़ा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इट इज़ द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ प्लेन एट विच अ बॉडी रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ फ्रिक्शन। फिगर से हम देख रहे हैं कि अल्फ़ा जो है वो एंगल ऑफ रिपोज है। तो आप डायग्राम बनाना चाहें तो बना सकते हैं, नहीं तो फिर इसको सिर्फ लफ्ज़ों में लिखें। लेकिन अगर डायग्राम बना के आप उसको वाज़े करेंगे तो फिर आपके नंबर कटने के चांसेस नहीं रहेंगे उसमें। उर्दू में इसको हम यूँ लिखेंगे। फिगर तो हमने पहले समझ लिया, अब सिर्फ हम लिखना कैसे है उसको लिखें। किसी ढलान सतह का वो ज़्यादा से ज़्यादा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, यानी जाविया झुकाव, ये जाविया झुकाव होता है कि कितने एंगल पे झुकी हुई है ये। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जिस पर उस ढलान पर मौजूद जिस्म फ्रिक्शन के तहत इक्विलिब्रियम में हो, एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है। यानी किसी ढलान सतह का ये वाला एंगल ये ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मिकदार कि जब ये बॉडी जो है ये इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से तवाज़न की हालत में हो, इक्विलिब्रियम की हालत में हो, यानी स्लाइड करने के करीब हो बिल्कुल, तो उस वक्त ये एंगल जो है एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है और इसको हम अल्फ़ा से ज़ाहिर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.8, राइट एनी टू लॉज ऑफ फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन के कोई से दो लॉ लिखें। तो पहला तो यही है कि फ्रिक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होती है ये बॉडी की मोशन जो होती है उसकी मुखालफत करती है, यानी उसको अपोज करती है। तो ये बॉडी की मोशन को रोकने की कोशिश करती है। और दूसरा ये होता है कि इसका जो इन्हिसार होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का, ये बॉडी की शेप और दोनों सरफेस जो होती हैं उनके कंटेक्ट एरिया के ऊपर नहीं होता। तो तीसरा हमारे पास ये होता है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो एफएस और आर.एन की रेशो के बराबर होता है। तो इस तरह से हम इसमें से हमने क्योंकि कोई से दो लॉ लिखने हैं तो हम ये पहले दो लॉ जो हैं इनको बयान कर देते हैं।
लफ्ज़ों में इसको यूँ लिखेंगे, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। कि बॉडी की जो मोशन की डायरेक्शन होती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती है। तो फ्रिक्शन ऑलवेज ट्राइज टू स्टॉप द मोशन ऑफ द बॉडी, और ये बॉडी की मोशन को हमेशा रोकने की कोशिश करती है। और दूसरा लॉ हम यूँ लिखेंगे, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन शेप और एरिया ऑफ कंटेक्ट बिटवीन द टू सर्फेसेस, कि वो बॉडीज़ की शेप के ऊपर या उनके एरिया ऑफ कंटेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो उर्दू में हम इसको यूँ लिख देंगे, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा जिस्म की हरकत की मुखालफ सिमत में अमल करती है, और फ्रिक्शन हमेशा जिस्म की हरकत को रोकने की कोशिश करती है। और दूसरा हम लिखेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का इन्हिसार जिस्म की साख्त यानी उसकी शेप और दोनों सतहों के कंटेक्ट एरिया पर नहीं होता। तो ये हमने दो लॉ बयान कर दिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3.9 पे। राइट एनी 3 मेथड्स फॉर रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करने की ज़रूरत होती है ताकि हमारी एनर्जी ज़ाया ना हो, ताकि ज़्यादा हीट प्रोड्यूस ना हो। तो उसके लिए हमसे कहा गया है तो कोई से 3 मेथड जो हैं वो आप लिख दें कि किस किस मेथड से हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। तो फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय दीज मेथड्स। नंबर 1, बाई लुब्रिकेशन ऑफ द सर्फेस, सर्फेस की लुब्रिकेशन करके। जैसे आप एक इंजन जो है उसमें जो मेटल के पार्ट्स होते हैं वो आपस में कांटेक्ट में होते हैं और वो मूव कर रहे होते हैं, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वहाँ पे, तो हीट बहुत जनरेट होती है। तो इसलिए हमें ज़रूरत होती है कि उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कम करें ताकि हीट कम जनरेट हो। तो इसलिए हम इंजन में इंजन ऑयल डाल देते हैं, यानी उसकी लुब्रिकेशन करते हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ मशीनें जो हैं उनकी लुब्रिकेशन करके हम फ्रिक्शन जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो पहला मेथड हमारे पास हुआ बाय लुब्रिकेशन ऑफ द सर्फेस। नंबर 2, बाय कन्वर्टिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन, कि हमें ये मालूम है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा होती है जबकि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो कम होती है। जब हम किसी बॉडी को दूसरी सरफेस के ऊपर रख के घसीटते हैं तो उसको हम कहते हैं हम इसको स्लाइड कर रहे हैं, तो उस वक्त फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है। जब हम उसको रोल करके लेके जाते हैं तो उस वक्त फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाती है। तो इस तरह से अगर हम किसी भी जगह पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक्ट कर रही है तो उसको हम अगर रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर लें तो वो फ्रिक्शन कम हो जाती है। तो उसका तरीक़ाकार क्या होता है, बॉल बेयरिंग यूज़ करते हैं हम। तो बॉल बेयरिंग जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करके स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हम फ्रिक्शन जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो दूसरा मेथड हमारे पास हुआ बाय कन्वर्टिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। और तीसरा मेथड बाय मेकिंग सरफेस स्मूथ बाय ग्राइंडिंग, तो जो सरफेस जो है वो रफ़ होती हैं उनमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, और जो सरफेस जो है वो ज़्यादा स्मूथ होती हैं वहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो कम होती है। तो इसलिए अगर हम सरफेस जो है उसको ग्राइंड करके ज़्यादा स्मूथ कर लें तो फिर उनकी फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाती है। तो बाय मेकिंग सरफेस स्मूथ बाय ग्राइंडिंग, तो ये तीसरा मेथड हमने बयान कर दिया। तो इसी को उर्दू में बयान कर देते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कम करने के 3 तरीके लिखें। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को दर्जे झेल तरीक़ों से कम किया जा सकता है। नंबर 1, सतहों की लुब्रिकेशन से। नंबर 2, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में तब्दील करके। और नंबर 3, सतहों को ग्राइंड करके हमवार करने से। तो इस तरह से फ्रिक्शन जो है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3.10, डिफाइन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होती है इसको हमने डिफाइन करना है। तो ज़ाहिर है एक सरफेस जो है उसके ऊपर दूसरी सरफेस पड़ी हुई हो और हम उस दूसरी सरफेस को पहली सरफेस के ऊपर स्लाइड करें, यानी उसको खींचें, तो जिसकी वजह से वो उसके ऊपर मूव करे, तो उस वक्त जो फ्रिक्शन एक्ट करेगी हम उसको कहेंगे ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कैन बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस क्रिएटेड बाई एनी 2 ऑब्जेक्ट्स व्हेन स्लाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर। अगर 2 ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हो और वो स्लाइड कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो उस वक्त जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो एक्ट करती है उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो दिस फ्रिक्शन इज़ आल्सो नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। ज़ाहिर है जब बॉडी स्लाइड कर रही है तो इसका मतलब हरकत कर रही है, मूव कर रही है। तो जब बॉडी मूव कर रही होती है तो उस वक्त जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है उसको काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। तो इसलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगी।
तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कैन बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस क्रिएटेड बाय एनी टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन स्लाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर, कि जब दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट स्लाइड कर रहे हों तो उस वक्त जो रेजिस्टेंस पैदा होती है, जो फोर्स पैदा होती है, जो उस स्लाइडिंग की मुखालफत करती है, हम उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो इट इज़ इक्वल टू द फोर्स दैट इज़ नीडेड टू कीप अ सरफेस स्लाइडिंग अलोंग एन अदर सरफेस, कि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है, वो कितनी होती है, ये उस फोर्स के बराबर होती है जो फोर्स उस बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर मुसलसल स्लाइड करने के लिए कांस्टेंट स्पीड से दरकार होती है। तो इट इज़ लेस दैन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन तो मैक्सिमम फ्रिक्शन होती है, तो जब बॉडी फिर स्लाइड कर जाती है तो फिर फ्रिक्शन जो है थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है। तो उर्दू में इसको यूँ लिखेंगे कि जब एक सतह किसी दूसरी सतह पर स्लाइड करती है तो एक फोर्स उसकी मुखालफत करती है, जिसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। इस स्लाइडिंग फ्रिक्शन को काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन उस फोर्स के बराबर होती है जो एक सतह को दूसरी सतह पर स्लाइड करवाने के लिए दरकार होती है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन जो है उसको देख लिया, इसके आंसर्स देख लिए हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आएगी, ख़ुद भी देखें, दोस्तों को भी दावत दें और अच्छी तरह से इसको तैयार करें। उर्दू में और इंग्लिश में दोनों में क्वेश्चंस के आंसर दे दिए गए हैं। आप इस वीडियो को अगर पसंद आई है तो लाइक भी ज़रूर करें, अगर आप इस पर कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट्स भी करें, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद चैप्टर्स जो हैं उनकी भी शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियोस आप तक पहुंच जाए। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, शाद रहें, आबाद रहें।